वेलकम बैक टू करियर प्लानेट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विलियन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर 10 एक करवा दिए थे, 1.1 से 1.10 तक करा दिए थे। आगे बढ़ जाएं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.11। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? मतलब ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती क्यों है? घटती हाइड्रोजन हीलियम पे अप्लाई नहीं हो रही है हमारी सारी बातें, बाकी जनरली अप्लाई होती है। ठीक है, अगर मैं किसी गैस को विलायक में घोलूं, है ना, गैस को विलायक में घोलने पर, ठीक है, अगर मेरे पास कोई गैस है और मैं उसको द्रव विलायक, विलायक मतलब द्रव विलायक की बात चल रही है, लिक्विड में जब हम गैस को घोलते हैं, ठीक है, गैस को द्रव विलायक में घोलने पर क्या होगा? तो हम कहेंगे जनरली हीट लिबरेट होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है भाई, ऊष्मा मुक्त होती है, हीट रिलीज होती है। When a gas is dissolved in liquid solvent, heat is liberated, ऊष्मा मुक्त होती है। तो क्या हुआ इससे? तो हम कहेंगे देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा था रासायनिक साम्य ला शातलीय का नियम। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिलहाल ध्यान रखेंगे। ये गैस को जब मैंने विलायक में मिक्स किया तो गैसीय विलयन बन गया, है ना। विलय प्लस विलायक आंसर क्या होता है? विलयन, है ना। हर तरह का विलयन है ही हमारे पास, तो हम कहेंगे विलयन प्लस हीट जो है वो लिबरेट होती है। ठीक है, अब ली शटेलियर प्रिंसिपल, ला शातलीय का नियम कहता है साम्य पे, मतलब जितनी घुलनी थी घुल गई, विलयन हो गया, ऊष्मा मुक्त हो गई, है ना। अब जितनी घुली हुई है और वापस पीछे आएगा, आगे जाएगा, एक साम्य अवस्था आ जाएगी अगर पात्र बंद है तो। ठीक है, ला शातलीय, ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि साम्य अवस्था पे आप अगर कुछ परिवर्तन करेंगे तो साम्य उस दिशा में जाएगा जहां वो परिवर्तन का विरोध कर सके। अब ये क्या बात हुई? जैसे मान लो कि तुम ट्रेन में चढ़े, बड़ी मशक्कत से अपना सामान चढ़ाया, सब कुछ, है ना, आधा घंटा लग गया, अपनी सीट मिली, सब कुछ सेटअप किया, अपना बेंच सेटअप किया, अपना जो सीट है वो सेटअप किया, और तुम बैठे, रिलैक्स हुए, अपनी बुक निकाली और पढ़ी, है ना, इक्विलिब्रियम के, हाँ, जो भी ट्रेन की वाइब्स है वो और मेरा इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था है। अब अचानक से अगर तुम्हें कोई आके कहे कि भाई साहब ये तो आपकी सीट ही नहीं है, गुस्सा तो आएगा ना, विरोध तो होगा ना। वो चीज़ यहाँ पे है कि आपने इसको इसमें मिक्स किया, ये मिक्स हो गया, हीट निकल गई, है ना, इक्विलिब्रियम चल रहा है, जितना ये आगे बढ़ रहा है उतना ही पीछे जा रहा है, सब कुछ सेट है। अब आप कुछ भी परिवर्तन करोगे तो ये ओपोज करेगा, उल्टा चलेगा। अब आपको कहेगा आपकी सीट नहीं है, तो नहीं, आप अपनी सीट देखो। आप एक बार विरोध करोगे, उल्टा चलोगे, नहीं मेरी तो यही, आप जाके अपनी देख लो, होगा, चाहे आप गलत हो, है ना। सेम चीज ला शातलीय के अनुसार साम्य अवस्था पे अगर आपने एट इक्विलिब्रियम ताप बढ़ा दिया, है ना, इक्विलिब्रियम पे साम्य अवस्था पे ताप बढ़ा दिया, तो हम कहेंगे उल्टा चलेगा। तो समझ में आई रहे, साम्य अवस्था पर ताप बढ़ाने से, साम्य अवस्था पर ताप बढ़ाने से बढ़ा, तो भाई ये मिक्स थी ना, गैसीय विलयन लिख दूं, या विलयन मतलब गैसीय विलयन है प्लस ऊष्मा मुक्त है। अब अगर आपने ऊष्मा बढ़ाई, हीट बढ़ाई, इसको हीट मिल गई तो पीछे आएगा, है ना। भाई ये इसमें जा रहा था, हीट छोड़ रहा था, तुमने हीट बढ़ाई तो ये क्या होगा? पीछे आएगा, पीछे आएगा तो विलायक अलग, गैस अलग, है ना। तो साम्य अवस्था पे बच्चे अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो साम्य अवस्था पे ताप बढ़ाने से उपरोक्त साम्य, ये जो आपकी साम्य अवस्था है, उपरोक्त साम्य पश्चिम दिशा में, बैक साइड, आगे जाओगे फॉरवर्ड, पीछे आओगे बैक साइड, ठीक है, उपरोक्त साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। ठीक है भाई, बात तो सही लग रही है, पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है। ठीक है, तो बैक साइड में क्या दिख रहा है? तो हम कहेंगे बैक साइड में तो हमें गैस अलग दिख रही है, विलायक अलग दिख रहा है ना, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता घटती है, द्रव में गैस की विलेयता घटती है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बस इतनी सी बात है। द्रव में गैस की विलेयता घटती है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो फिर ये हाल होगा। इतनी सी बात क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है,
अब देखो, मान लो इसी क्वेश्चन को तुम्हें दूसरे तरीके से लिखना हो, मान लो तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। मान लो अगर ली सेटेलियर से आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है, वो आपका पीडीएफ रेडी है ना, आप इसी क्वेश्चन को सेकेंड पैटर्न से लिखना है। मान लो अगर आपको ये टफ लगेगी, नहीं एक और आंसर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ताप बढ़ाया, सामान्यतः बात कर रहे हैं हम, जनरल बात कर रहे हैं, हमारा ये जो बातें हैं हाइड्रोजन हीलियम पे अप्लाई नहीं होती है, हाइड्रोजन हीलियम तो हल्की होती है, घुलती नहीं है, तो क्या कि ऊष्मा मुक्त होगी, उल्टा वो तो गर्म करने में मिक्स होती है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने से जनरली अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ विलियन का, जिसमें गैस घुली हुई है, मान लो पानी है, उसको अगर मैं गर्म करूँ, बॉईल करूँ, तो उसमें घुली हुई गैसें बाहर आ जाएंगी, है ना। तो ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हम कहेंगे हाँ, बात तो सही है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये तो पक्का है। ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो हम कहेंगे हाँ बढ़ेगी, इसमें तो दो राय है ही नहीं, पक्का बढ़ेगी, ठीक है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती। अब गैस की नेचर क्या है, सेटल डाउन होने की है कि ऊपर उठने की। तो कहेंगे गैस भी जो प्रकृति होगी वही तो काम करेगा ना, आपको ऊर्जा मिल गई, अब आपके पास एनर्जी है, अब आप पढ़ने की प्रवृत्ति हुई तो पढ़ाई करोगे, गेम्स खेलने की टेंडेंसी हुई तो गेम्स खेलोगे, कुछ और काम करने का है तो कुछ और करोगे, जो आदमी का हैबिट है। तो गैस की हैबिट क्या है, स्किप मारने की, उड़ने की, बैठने की नहीं। तो तुम कहोगे गतिज ऊर्जा तो बढ़ गई, है ना, अतः गैस विलियन से बाहर निकल जाती, एनर्जी मिल गई तभी तो वो आउट आएगी, तो अतः गैस विलियन से बाहर निकल जाती। आई बात समझ में। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस स्केप कर जाएगी। अब गैस विलियन से बाहर निकल गई, यानी तो हम कहेंगे अर्थात ताप बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता घटती। सीधा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने से लिक्विड में, द्रव में गैस की विलेयता, तो हम कहेंगे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उल्टा कम हो जाएगी, घटेगी। क्लियर है, छोटी सी बात है, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, हेनरी का नियम लिखो और इसकी कुछ एप्लीकेशंस बता दो। अब हेनरी लॉ दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है स्थिर ताप पर, है ना, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है स्थिर ताप पर, ठीक, क्योंकि आपको पता है ताप ऊपर नीचे करती है तो विलेयता गड़बड़ हो जाती है ना। अब गैस जो है वो द्रव के साथ साम्य अवस्था में, मतलब तो भाई मैंने द्रव में गैस घोली तो ढक्कन तो बंद रखना पड़ेगा ना बॉटल का ढक्कन छोड़ देंगे तो सारी गैस उड़ जाएगी। कभी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का ढक्कन खोल के फ्रिज में रखते हो क्या, ढक्कन खुला हुआ रख देते हो, है ना, या सोडा बॉटल का ढक्कन खोल के थोड़ा सा कहीं पे रखते हैं, ढक्कन तो बंद रखते हैं ना, ढक्कन मतलब उसका प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख लो, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, ठीक है, तो ये बात तो मैं कहना चाह रही हूँ, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता या घुली हुई मात्रा, विलेयता नहीं कह के मैंने सीधा अमाउंट बात करी कि भाई 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कितनी घुली है, ठीक है। तो गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा, ठीक है, गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा। अब कंटेनर क्लोज है, बॉटल का ढक्कन बंद है, तो अब गैस के ऊपर जाने का तो रास्ता है नहीं। अब गैस क्या करेगी, द्रव में जाने के लिए प्रेशर लगाएगी, तो गैस लिक्विड में जितना प्रेशर अप्लाई करेगी उतनी घुल जाएगी, अंदर चली जाएगी उसके, सिंपल सी बात है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा गैस द्वारा द्रव पर लगाए गए दाब, है ना, गैस द्वारा द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, दाब के समानुपाती होती है, लेकिन एक कंडीशन है, समानुपाती होती है और वो कंडीशन है जब समानुपाती होती है जब गैस द्रव के साथ क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। जब गैस द्रव के साथ
साम्य अवस्था में हो, है ना, द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो। वही बात समझ में, इतनी सी बात है, ठीक है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो, मान लो गैस की घुली हुई मात्रा m है, गैस द्वारा लगाया गया दाब P है, तो m प्रोपोर्शनल टू P और m इक्वल्स टू Kp, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ K हेनरी कांस्टेंट नहीं है, हेनरी ने इसी बात को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करा। हेनरी क्या कहता है कि आप है ना गैस की घुली हुई मात्रा मत बताओ, आप गैस की द्रव में विलेयता को मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न के रूप में समझाओ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं गैस की द्रव में विलेयता को मोल भिन्न क्यों? क्योंकि भाई देखो, गैस के मोल और पानी के भी मोल, तो दोनों में से गैस के मोल कितने हैं, हिस्सा बताओ गैस का वो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं अगर मैं गैस की द्रव में विलेयता को मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्लेन करूं तो गैस कितना दाब लगाएगी। तो देखो, बात तो इतनी है ना कि गैस जितना ज़्यादा लिक्विड में घुल रही है, इसका मतलब प्रेशर उसने उतना ही लगाया होगा। P गैस समानुपाती X गैस। मान लो मैंने तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक का सैंपल दे दी, ठीक है, और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तुम एक बार पानी कोल्ड ड्रिंक पी के और मुझे बता दो कि कार्बोनेटेड है कि नहीं, इसमें गैस है कि नहीं, तो पता तो चल ही जाएगा। अब जितना ज़्यादा तुम्हें लगेगा कि हाँ इसमें तो गैस है, ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जितनी ज़्यादा गैस है, इसका मतलब गैस ने उसमें घुलने के लिए प्रेशर भी तो उतना ज़्यादा लगाया होगा। बात तो ऐसे भी कर सकते थे, तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही। तो P गैस समानुपाती X गैस और P गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके विलयन में उपस्थित मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। पानी कितना है उसमें गैस कितनी है, ऐसे। तो P गैस प्रोपोर्शनल टू X गैस, P इक्वल्स टू KH X गैस, है ना। तो यहाँ KH आपका हेनरी कांस्टेंट है। अब ऐसे इसने क्यों दिया है, उल्टा क्यों बोला? अभी तक तो आप मात्रा दाब के समानुपाती कर रहे थे, अब आप कह रहे हो कि नहीं विलेयता दाब के समानुपाती है, दाब विलेयता के समानुपाती है, P प्रोपोर्शनल टू X है ना, प्रेशर सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे एक्चुअली हुआ क्या है, KH इसने दिया है हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट का जो इसने डेटा निकाला है, तो आपको देखना है, वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखना है बट आपको दिमाग में रखना है, ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा और विलेयता घटेगी, इसलिए स्टेटमेंट को उल्टा करा गया, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, तो ताप बढ़ाने से तो विलेयता घटती थी ना, मतलब इस केस में विलेयता घटनी चाहिए, तो वो तो कब पॉसिबल होगा, है ना। तो देखो, अगर दाब ज़्यादा है, ठीक है ना, तब तो हम कहेंगे विलेयता बढ़नी। अब तुम कह रही विलेयता घट रही, तो ये चीज़ घटेगी कैसे, है ना, ये चीज़ कैसे घटेगी, विलेयता कैसे घटेगी? तो आप कह रहे हो कि भाई इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं ताप बढ़ाऊंगी तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, तो ये कांस्टेंट कैसे आएगा, तो इसका मान बढ़ेगा, तब ये कांस्टेंट होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ तक क्लियर? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो M प्रोपोर्शनल टू P वाला लिखो तब भी ठीक है। और बुक में इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ NCERT में, तो क्या होगा, कुछ टीचर है ना इसी को मतलब कंसिडर करेंगे कि नहीं आपने हेनरी में हेनरी कांस्टेंट आना चाहिए, तो नियम आपको ये लिखना था, तो ठीक है, उस केस में इसी को आपको कंसिडर करना है, बाकी वो भी सही है, लेकिन रिस्क क्यों लेना? अगर पूछा ही उसने हेनरी का नियम है तो हेनरी कांस्टेंट वाला रूल लिख के दे उसको, क्लियर है। अगर मुझे गैस की विलेयता में दाब का प्रभाव बताओ, तो वो लिख दो, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। स्पेशली पूछ रहा नहीं हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ को समझाओ, तो फिर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखो, अगर मैं कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक में, है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ, तो तुम कहोगे प्रेशर हाई रखो, टेम्परेचर लो रखो, अभी तो बढ़ा था, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो जब आप कंप्रेस कर देते हो गैस को, बहुत सारी गैस भर के, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ढक्कन बंद, ठीक है ना, तो हम कहेंगे बात तो सही है। तो सोडा वाटर हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, CO2 की विलेयता बढ़ानी है तो आप हाई प्रेशर पे सील कर दो गैस को। फिर गहरे समुद्र में, तो देखो ये एक बैंड का प्रॉब्लम, बैंड क्या है कि जैसे स्कूबा डाइवर की बात करें, गोताखोर की बात करें, जब गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाएगा, है ना, गोताखोर क्या करेगा, समुद्र में डुबकी लगाएगा, तो वो हाई प्रेशर पे क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा, और मान लो समुद्र के बिल्कुल बॉटम में तले पे चला गया, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर आएगा, है ना। अब वो जैसे जैसे ऊपर आएगा, तो तुम्हें पता है हाइट बढ़ती है तो प्रेशर तो कम हो जाएगा,
है ना। तो हम कहेंगे जब वो बॉटम लेवल पे था, हाई प्रेशर पे ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था, तो जब आप सांस ले रहे हो तो आपके सिलेंडर में जो भी गैस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है, वो आपके ब्लड में घुलने लग गया। अब वो गोताखोर जब अपने बॉटम, समुद्र के बॉटम पार्ट से टॉप पे आता है, सतह पे आता है, तो हम कहेंगे दाब घटता है। जैसे ऊंचाई पे जाते हैं दाब घटता है, तो दाब घटेगा तो विलेयता भी घटेगा। अभी तो पढ़ा था पी गैस समानुपाती एक्स गैस, दाब तो घट रहा है, तो बच्चे दाब घटेगा तो विलेयता घटेगी। तो विलेयता कैसे, गैस तो हमारे खून में घुली हुई, सॉफ्ट ड्रिंक में घुली होती तो कोई बात नहीं, अब तो वो गैस हमने सांस के दौरान हमारी बॉडी में चली, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो तो हमारे ब्लड में घुली हुई है, आप कह रहे हो नहीं विलेयता घटेगी। अब जब गैस की विलेयता घटती है तो बबल्स निकलते, कोल्ड ड्रिंक देखा होगा ना, एकदम से डालते तो क्या होते हैं, बबल्स निकलते, है ना। तो अब वो कोल्ड ड्रिंक में बबल्स एक्सेप्टेबल है, ब्लड में बबल्स बनेंगे तो दिक्कत आएगी ना। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर, है ना, रक्त वाहिका के अंदर छोटे छोटे बबल, मतलब बुलबुले बुलबुले बनेंगे तो पेनफुल होगा, दर्द होगा। और कभी कभी तो बड़ा बबल बन गया तो ब्लॉकेज ही हो गया, हार्ट को ब्लड ही ट्रांसफर नहीं हुआ आगे, तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो मर जाएंगे ना। ऐसे घूमने थोड़ा ना कहते हैं, अपनी सांस की समस्या हो वहीं खत्म हो जाए, है ना। तो स्कूबा डाइवर इस प्रॉब्लम को पहले फेस करते थे बहुत ज़्यादा, और मेडिकल सिचुएशन भी आ जाती थी, डेथ भी हो जाती थी। तो इस समस्या को दूर करो। अब दूर तो कैसे करें भाई, नीचे जाओगे तो हाई प्रेशर पे आपको ब्रीथ करना पड़ेगा, ऊपर आओगे तो प्रेशर तो घटेगा, ये प्रॉब्लम तो रहेगी। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बेंड, BENDS, बेंड्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि बबल्स क्यों बन रहे हैं, धीरे धीरे गैस की बबल्स निकल रहे हैं ना, गैस धीरे धीरे मुक्त हो रही है, तो आप ऐसा करो उसके किट में 11.7% हीलियम भर दो। बाकी जो है वो है 11.7% उसके किट में क्या कर दो, हीलियम भर दो। तो हीलियम हल्की है तो खुद तो निकलेगी, बाकी दूसरी गैसों को फटाफट निकालेगी, बबल्स नहीं बनने देगी, एकदम से विलेयता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपको लिखनी है, मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखी है। गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब पे सांस लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर हाई है तो ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जब स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो ये गैसें बाहर आएंगी। किस रूप में बाहर आएंगी, बबल्स के रूप में बाहर आएंगी। बबल्स के रूप में बाहर आएंगी तो ब्लड फ्लो, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी, है ना। और इतनी बाधा तो ये बहुत क्या है, पेनफुल है, पीड़ादायक है, कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को हम बेंड कहते हैं। बचाव कैसे करें, तो भाई सिलेंडर में हीलियम मिला लो, कितनी मिला लो, 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। कंपोजिशन याद रखनी है, नहीं तो 11.7% हीलियम तो याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, हेनरी लॉ क्लियर, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन भी क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 1.13 है आपके पास। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब इतना है। अब देखो, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब गैस का, और गैस की घुली हुई मात्रा ग्राम में, ठीक है। फिर गैस की घुली हुई मात्रा इतनी, प्रेशर तुमसे पूछा है, मतलब पहले ये तुम्हें कह रहा है अमाउंट इतना है m1, 6.56 इंटू 10⁻³ और प्रेशर जो है तुम्हारे पास 1 बार, ठीक है। बाद में जो अमाउंट है दैट इज 5 इंटू 10⁻² और प्रेशर आपसे पूछा है, ठीक है। हमने तो अभी एक फॉर्मूला सीखा थोड़ी देर पहले, प्रेशर का इफेक्ट m प्रोपोर्शनल टू p, है ना, यानी मुझे लिख देना चाहिए m1/m2 इक्वल्स टू p1/p2, ठीक है। अब क्या करें, तो m1 देखो ये रहा 6.56 10⁻³ अपॉन m2 की बात करें तो 5 इंटू 10⁻², p1 कितना है 1, p2 फाइंड कर लो, ठीक है। तो p2 कितना हो जाएगा, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करें, और काट छाट कर लो, ठीक है। 10⁻², है ना, यहाँ कितना आया 10⁻1, ऊपर कर दो तो 50 आ जाएगा। तो अब ये तुम्हारे पास आया 50/6.56 बार। सॉल्व कर लेना इसको, बोलो सही है ना, 10⁻1 ऊपर आया क्या हो गया
10 की पावर 1 हो गया, तो 5 × 10 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 50 हो गया। और 50/6.56, तो आपको इसका आंसर दे रखा है, कहाँ गया भाई ये, हाँ इसका आंसर दे रखा 7.62 बार। चेक कर लेना भाई, है ना, 6 7 42, 7.62 बार, ठीक है। 47 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा आंसर आपको। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है। डेल्टा एच विलियन के चिन्ह का इन विचलनों से कैसे संबंध है भाई। राउल्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन विचलन, राउल का नियम पता है ना, राउल क्या कहता है, तो हम कहेंगे भाई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात करें, राउल्स के अनुसार दो द्रवों को मिलाओ, है ना, दो द्रवों को मिलाओ, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो लिक्विड ए के आंशिक वाष्प दाब और लिक्विड बी के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा, मतलब पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए कितना होगा, तो मैं कहूँगी जितना तुम ए लेओगे, लिक्विड ए लेओगे, उसके हिसाब से पी होगा, और पी बी कितना होगा, तो लिक्विड बी कितना लिया है उसके हिसाब से पी बी होगा, है ना। यानी राउल कहता है कि दो द्रवों को मिलाने पर कुल दाब जो है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये इतनी सी बात है, दो द्रवों को मिलाने पर कुल दाब जो होता है वो ये होता है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मान लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा पूछा है, राउल के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन मतलब अनादर्श विलयन, अगर ये कंडीशन आती है ना तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आती है, आदर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे अनादर्श विलयन, है ना, जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी ऐसे विलयन जिनके लिए P टोटल नॉट इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, क्योंकि राउल का मानना है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो फिर ये फॉर्मूला लगना चाहिए आइडियल के, है ना। आइडियल में मेथेनॉल मिला दो, आदर्श है, लेकिन मेथेनॉल में पानी मिला लो, एथेनॉल में पानी मिला दो, आदर्श नहीं है, अनादर्श है, ठीक है। तो अनादर्श विलयन के लिए ये चीज़ है, तो भाई बराबर नहीं है तो क्या है, तो हम या तो आंसर ज़्यादा आएगा या आंसर कम आएगा, या तो आंसर इस डेटा से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। अब अगर ज़्यादा आता है तो धनात्मक विचलन और कम आता है तो ऋणात्मक विचलन। अब बच्चे जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके लिए हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 0, और जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लेस देन 0। ऋणात्मक नेगेटिव आंसर कब आएगा, जब लेस देन 0, पॉजिटिव कब आएगा, ये है ना। तो ये है एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी। धनात्मक विचलन कब दर्शाएगा, जब अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माशोषी, दो लिक्विड को मिलाओ, ऊष्मा का अवशोषण होगा। और ऋणात्मक विचलन कब दर्शाएगा, जब दो द्रवों को मिलाने पे ऊष्मा मुक्त होती है, तो यहाँ होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई बात समझ में, इतना ही पूछा है इसलिए इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ये भी अपना ज़्यादा है, आपको आंसर में तो सिर्फ यही लिखना था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक है। विलायक के सामान्य क्वथनांक, है ना, सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय का 2%, ठीक है। मतलब 2% मतलब 100 ग्राम तो टोटल है, विलयन का भार 100 ग्राम मान लूँ और विलेय का भार 2 ग्राम, यानी पानी 98 ग्राम, क्योंकि पानी ले ना जलीय विलयन, तो जलीय विलयन मतलब जल की बात चल रही, ठीक है। तो मैं कहूँगी स्मॉल w विलेय का भार, ठीक है। पहले जो मेरे पास डेटा है मैं वो लिखने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास क्या क्या है, विलेय का भार, तो भाई 2% विलयन है, मतलब 2% मान लो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज तो 2 ग्राम ही मिला है, तो विलेय का भार स्मॉल w वो मैंने मान लिया 2 ग्राम,
है ना। अब मुझे विलियन का भार नहीं चाहिए, मेरा फॉर्मूला ही नहीं है विलियन के भार वाला, मेरे को विलायक का भार चाहिए, समझिए। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ 2% ग्लूकोज का सोल्यूशन, तो ग्लूकोज तो 2 ग्राम है, परसेंट मतलब पूरा विलियन 100 ग्राम है, तो 2 ग्राम ग्लूकोज ही है, पूरा 100 ग्राम बन रहा है, तो पानी तो 98 ग्राम होगा। तो हम कहेंगे बात तो सही है, विलायक का भार 98 ग्राम। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ओके, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। ठीक है, और विलायक का मोलर द्रव्यमान, अणुभार मुझे विलायक पानी का भी चाहिए, है ना। आपने कहा जलीय विलयन, मतलब मान लेती हूँ विलायक जल है, तो जल का मोलर द्रव्यमान, अब पानी का अणुभार 18 होता है, सबको पता है भी, H2O, H प्लस H प्लस O, 1 प्लस 1 प्लस 16, तो पानी का अणुभार 18 ग्राम पर मोल मान लिया। चलो, अब आपने कहा विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब है PS, वो है 1.004 बार। ठीक है, 1.004 बार। अब आपको पता है राउल का नियम, जब हम किसी लिक्विड में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, मतलब मैं पानी में ग्लूकोज मिला लूँ, तो पानी में ग्लूकोज मिलाऊंगी ना, तो पानी का वाष्प दाब पहले की तुलना में कम होगा, क्योंकि पहले से पानी था, द्रव की सतह पे सिर्फ जल के अणु थे, सबके सब वाष्प थे, सब उड़ रहे थे। लेकिन अब बीच बीच में क्या आ गया, ग्लूकोज भी आ गया। अब ग्लूकोज आ गया तो वो फ्रीडम नहीं रही, बीच में ग्लूकोज हो गया, ठोस है, मैं तो वाष्प बनाऊंगा नहीं, तो मैं वाष्प नहीं बनाऊंगा, तुम तो नीचे उतरे जाओ, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो हमें यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब हुआ क्या कि भाई विलियन का वाष्प दाब तो ये है, विलायक का वाष्प दाब, और आपने लिखा है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक, तो पानी का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो पानी का वाष्प दाब जो है, जल का वाष्प दाब जो है, वो माना जाता है 1.013 बार इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। ये क्वेश्चन में नहीं दिया और आपको याद होना चाहिए, 1.013 बार। बस अब मुझे अवाष्पशील द्रव के लिए राउल का नियम लगाना है भाई। अवाष्पशील विलेय युक्त द्रव के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त द्रव के लिए राउल्स लॉ लगाओ। ठीक है, अब राउल का नियम है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, मतलब आपका P0 माइनस PS अपॉन T0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M, कैपिटल W स्मॉल m। आप चाहें तो 1-2 भी कर सकते हैं, W1 अपॉन W2 इंटू M2 अपॉन M1। W1 के साथ W1 के साथ M2 आएगा और नीचे W2 है तो M1 आएगा। ठीक है, अब 1 मतलब विलेय, 2 मतलब विलायक कर सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं 1-2 में थोड़ा सा। तो आपको ऐसे याद रखना है, हर फॉर्मूले में, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले में ना, सब में छोटा W ऊपर आएगा। छोटा W मतलब स्मॉल w, है ना। और W की डंडी घुमाना तब तुम्हें लगेगा, नहीं तो फर्क ही नहीं लगेगा। यूं लिखोगे स्मॉल w, यूं लिखोगे कैपिटल W, तो खुद ही उलझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, स्मॉल w की डंडी घुमा देना और कैपिटल W ये। ठीक है, तो छोटा W हर फॉर्मूले में ऊपर आएगा, तो फिर ठीक है ना, स्मॉल w के साथ कैपिटल M, छोटा W के साथ उसकी मम्मी कैपिटल M, है ना, और कैपिटल W के साथ स्मॉल m, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो बस अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको स्मॉल m ही तो फाइंड करना है, विलेय का अणुभार स्मॉल m फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करो, है ना। P0 कितना है 1.013 माइनस 1.004 है क्या, हाँ 1.013 माइनस 1.004 अपॉन अगेन 1.013। स्मॉल w कितना है 2, कैपिटल M 98 नहीं 18 है ना, कैपिटल M अणुभार 18, कैपिटल W 98 और स्मॉल m मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा रहेगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखवाती हूँ। ठीक है, तो आपको 2 × 18 करना है, 36 हो गया ये तो, है ना, डिवाइड बाय 98 करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, अच्छा माइनस करना है पहले। ओके, तो इसका आंसर आपको दिया है डायरेक्ट 41.35 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन आपकी रहेगी, आप करके चेक कर लेना।
क्लियर है, सिंपल है, ये आपका क्वेश्चन बना 1.15। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास 1.16, हेप्टेन और ऑक्टेन मिलके एक आदर्श विलयन बनाते, ठीक है, एक बार हेप्टेन है एक बार ऑक्टेन है और आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन बनाते तो राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, राउल का नियम द्रव द्रव विलयन के लिए, या द्रव द्रव हाँ विलयन ही बना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ, ठीक है। तो मैं देखो, एक तो मेरे पास हेप्टेन है, एक मेरे पास ऑक्टेन है, ओके, हेप्टेन ऑक्टेन। अब दोनों आदर्श विलयन बनाते हैं तो मैं दोनों को मान के चल रही हूँ, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। अब बच्चे हेप्टेन होता है C7 हैप्ट 7 कार्बन, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा यानी 14 और 2 16, और ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, ठीक है। अब देखो हेप्टेन ऑक्टेन मिला दिया, आइडियल सॉल्यूशन बना, 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब। इसका वाष्प दाब आपको कितना दे रखा है देखो, तो हेप्टेन मैं इसको मान लेती हूँ लिक्विड A, है ना, बार बार हेप्टेन ऑक्टेन कहाँ लिखूंगी, तो मैं इसको A मान लेती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब जो है, वाष्प दाब जो है वो है 105.2 kPa मतलब किलो पास्कल, और इसका P0B शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है 46.8। मतलब जब ये अकेला है तो इसका प्रेशर इतना आएगा इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, और जब ये अकेला है तो इसका प्रेशर इतना आएगा इसके बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप तो मिक्स करोगे तो कितना कितना मिक्स करोगे आपके ऊपर है। तो ये कह रहा है हेप्टेन तो 26 ग्राम मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। हेप्टेन का भार कितना है 26 ग्राम, ठीक है। तो भाई मैं अणुभार भी लिख लेती हूँ लगे हाथ, है ना। इसका अणुभार कितना है, तो 12 × 7 कितना हो गया 72, और 16 78 और 88, है ना, नहीं 872 84 हुआ ना, 12 × 7 84 और 90 और 100 हुआ 100। और यहाँ बताओ, तो ये तुमने मिक्स करा है 35 ग्राम ऑक्टेन, है ना, सीक्वेंस में ना 26 ग्राम हेप्टेन अणुभार मैंने लिख ही लिया था, और ऑक्टेन कितना है 35 ग्राम, ओके। और अणुभार बता दो, मैं इसको B मान रही हूँ, तो इसका अणुभार, तो अणुभार दो कंटिन्यू में CH2 का फर्क होता है ना, 14 बढ़ जाएगा, तो अगर वो 100 है तो ये 114 है, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भार आ गया, अणुभार आ गया, तो मैं मोल भी निकाल लेती हूँ, तो इसके मोल हो गया भार बटा अणुभार, है ना, तो इसके भी मोल निकाल दो NB, तो इसके मोल भी हो गया भार अपॉन अणुभार, ठीक है। अब मिश्रण का वाष्प दाब, ठीक है भाई, मिश्रण का वाष्प दाब तो हम जब निकालेंगे जब हमें हमारे फॉर्मूले में तो तुम्हें याद है P total = P0A XA + P0B XB, टेबल तो मैं XA निकाल दो, मूल भिन्न, है ना। तो मूल भिन्न क्या होता है, हेप्टेन का निकालना चाहते हो तो हेप्टेन के मोल अपॉन टोटल मोल, तो भाई हेप्टेन के मोल कितने हैं 26/100, फिर अगेन 26/100 प्लस 35/114, ठीक है। अब तुम जाओ तो यहाँ लिख सकते हो 0.26 है और इसको डिवाइड करके लिख दो, तो यहाँ तुम पहले x से निकालो, फिर तुम्हें पता है कि मोल भिन्न तो हमेशा 1 होता है भाई, जैसे परसेंटेज 100 होता है ना, तो तुमने एक का निकाल दिया इसका 60, तो दूसरे का परसेंटेज निकालने की जरूरत क्या है, इसका 60 है तो उसका 40। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो अगर तुमने x से निकाल दिया तो बस x भी निकाल दो, 1 - x, ठीक है। तो ये तुम फाइंड करो 26/100, है ना, तो ये 0.26 और वो 0.31 है, ठीक है। ये तो अपना पास है ही सही, दिस इज 0.26 और ये आपको दिया है 0.31। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना बुक का, तो फिर थोड़ा 3 डिजिट तक लेना, है ना, 3 डिजिट तक लोगे तो सही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व कर लो, 0.26/0.26 + 0.31, तो ये आपको दे रखा है, दिस विल बी 0.456,
ठीक है, तो 1000 में से 400 कम कर दो, 650 और कम कर दो, 550 और 544, 0.544। ठीक है, ये तो एक हो गया 0.456 और एक हो गया 0.544। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तो मिश्रण का वाष्प दाब चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, है ना। हमें क्या चाहिए था, तो भाई हमें तो मिश्रण का वाष्प दाब चाहिए था, तो हमारे पास x आ गया, xb आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम कुछ डेटा तो गायब करें, यहाँ से ही गायब कर देते हैं। ठीक है, x आ गया, xb आ गया, तो मैं फॉर्मूला तो याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम्हें, है ना, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, और वो भी आदर्श विलयन के लिए बताया था ना, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, यानी P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, तो भाई P टोटल इक्वल्स टू P नॉट है, ये रहा देखो 105.2। अब KP है तो ये भी तो KP है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, ये भी किलो पास्कल, ये भी किलो पास्कल है, टेंशन मालो बस लिख दो। और ये कितना आया था 0.456। ठीक है, प्लस P नॉट भी कितना है 46.8 मल्टीप्लाई विद 0.544। ठीक है, तो भाई P टोटल इक्वल्स टू, इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी P टोटल, है ना। तो 105 आधे से भी कम हो जाएगा वो, और ये 46.8 ये आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा 73.1 किलो पास्कल। सही है, आधा करोगे 50 और 25 के आसपास 73.1 किलो पास्कल। बस क्लियर है। तो जब भी तुम्हें मिले आदर्श विलयन, तो राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड लगाना है, क्योंकि राउल्स ने ही लिक्विड लिक्विड को मिला के आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया, आइडियल बन गया तो आइडियल लॉ का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। $300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। अब 1 मोलल, है ना, देखो 1 मोलल मतलब मोलैलिटी, 1 मोलल विलयन अर्थात मोललता 1, है ना, और मोललता 1 मतलब 1 मोल प्रति किलोग्राम। सही कह रही, मोलल मैंने कहा था ना, मात्रक भूल जाओ मोलैलिटी का, तो स्मॉल m लिख देना मोलल, है ना, 1 मोल प्रति किलोग्राम है। तो क्या मतलब इससे, तो इसका मतलब विलेय के जो मोल है ना, विलेय के मोल वो तो आपके 1 है, 1 मोल। किलोग्राम विलायक का जो भार है, विलायक का भार वो है आपके पास 1 किलो 1000 ग्राम, है ना, 1 किलो 1000 ग्राम। अब जलीय विलयन है ना बेटा, लिखा है ना कहीं, जलीय विलयन नहीं है, जल का वाष्प दाब दिया है तो जल में ही घोला है, तो हम कहेंगे हाँ विलायक तो जल है, और कुछ नहीं दे तो जल ही मानते हैं। आपको कहेगी जाओ ये केमिकल है इसको जाके घोल दो, बोलना भूल गया पानी में घोलना, तो तुम्हें थोड़ा सपना आएगा बेंजीन में घोलूँ कि अल्कोहल में घोलूँ कि ईथर में घोलूँ। अगर उसे नहीं बोला है तो तुम्हें इतना ही दिमाग लगा पानी में ही घोलना होगा, है ना, तो गिवन होता है जनरली। बट इन केस नहीं दिया हो तो आपको जलीय विलयन लेना है जब तक कि किसी और सॉल्वेंट का लिक्विड का नाम ना लिखा हो, ऐसे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके विलायक का भार और विलायक का अणु भार, तो विलायक का अणु भार कितना 18, है ना, तो विलायक के मूल, विलायक के मूल तो भाई 1000/18 सबको याद रखना है ना, 1000 1 किलो पानी 1018, इसकी वैल्यू सबको याद रखनी 55.5। ठीक है, तो हमारे पास विलेय के मोल स्मॉल n भी है और विलायक के मोल तो हमारे पास कैपिटल N भी है। ओके, अब क्या करना है, जल का वाष्प दाब यानी P नॉट, ये आपके पास है 12.3 किलो पास्कल, और इतना 1 मोल घोल दिया तो विलयन का वाष्प दाब निकाल दो। ठीक है, क्या ही दिक्कत है ना। अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, P नॉट तो हम कहेंगे कितना है 12.3,
है ना, माइनस पी एस तो फाइंड करना है, अपॉन पी नॉट, तो पी नॉट कितना है 12.3, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है आर एल वी पी है ना, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना, विलेय का वाष्प विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और ये वापस क्या है विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना, इतनी कमी। तो विलायक का क्या बोले वाष्प दाब अवनमन, विलयन का वाष्प दाब अवनमन RLVP किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि जब हम इसमें कोई चीज़ मिलाते हैं, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ ताकि, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं ना। देखो पहले पानी था तो वाष्प दाब पी नॉट, फिर मैंने इसमें कोई पदार्थ मिलाया, वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब PS, ठीक है। तो ये कमी किस पे आई इनिशियल, ये बराबर होती है x विलेय, विलेय के मूल भिन्न के। ओके, अब विलेय के मूल भिन्न मतलब विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल, ठीक है। अब वैल्यू रख लो, तो भाई ये 12.3 माइनस पी एस अपॉन वापस 12.3। अब ये केपीए में रखा तो आंसर केपीए में आएगा, किलो पास्कल में आएगा, उसमें तो सोचना नहीं है। विलेय के मूल, तो आपको शुरू में 1 मोल दे रखा था, अपॉन विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 56.5, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ आपको सॉल्व करने से यहाँ आपको सॉल्व करने से आंसर मिलेगा 12.08, ऊपर किलो पास्कल है तो ये किलो पास्कल आएगा, ठीक है। आंसर जो है मैं यहाँ लिखूँ, ये सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर यहाँ लिख रही हो, सॉल्व आपको करना है 12.08 किलो पास्कल, ठीक है। दिस इज 1.17। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय, ठीक है। आपके पास ऑक्टेन है, 114 ग्राम ऑक्टेन है, इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। अवाष्पशील आते दिमाग में आना चाहिए राउल्स लॉ, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, और आदर्श विलयन बनाया, मतलब राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दो प्रेशर काम करेंगे। लेकिन अवाष्पशील आ गया तो एक चीज तो मर गई ना, अगर ठोस है तो फिर कहेगा वाष्प दाब, तो वो चीज खत्म हो जाती है ना। तो 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, कितना मिलाया वो तो पूछा पता नहीं, अणुभार 40 है, ठीक है। अच्छा, उस पदार्थ को कितना मिलाएं कि वाष्प दाब घट के 80% हो जाए। अब 80% तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 20% कम हो जाए, है ना। तो हम कुछ मिलाते हैं, वाष्प दाब में कमी आती, तो कमी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आती। जैसे आपने अभी पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में ही, देखो कि आपका वाष्प दाब पहले कितना था 12.3, अब फाइनल आंसर कितना आया 12.08, है ना। आपने 1 मोल पदार्थ मिलाया। ये डेटा होते हैं ना, ये एग्जैक्टली जो रिसर्च चलती है, एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, उस पर होते हैं, मजाक मजाक में क्वेश्चन नहीं बनाते, फिक्स डेटा होते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने करा है, एक्सपेरिमेंट करा है, तो उसके हिसाब से तो तुम देखो 12.3 था, 12.08, 1% भी कम नहीं हुआ भाई। 12 का 1% 1.2 तो हुआ, तो इतना भी कम नहीं हुआ। और आप तो है ना कितना 20% घटा रहे हो, आपने तो कितना बता दिया 80% तक रह गया, 20%, मतलब तो हम कहेंगे वाष्प दाब बहुत ज़्यादा घट गया, इसका मतलब विलयन तनु नहीं है। यहाँ है ना 2 आंसर आते हैं, बच्चे फंसते कि आपने फॉर्मूला तो ये बताया, फिर अभी आपने इसमें ये लगाया नहीं, तो थोड़ा मतलब समझो इसका। देखो वापस समझो इस चीज़ को, 114 ग्राम ऑक्टेन, तो 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील पदार्थ मिला है, मतलब ये विलायक है ना। पहले तो एक चीज़ क्लियर करो कि जो तुम्हारा ऑक्टेन है ये विलायक है, ठीक है, विलायक है। तो मैं लिख दूं विलायक का भार, विलायक का भार कितना है, तो 114 ग्राम, ओके, है ना। अब विलायक का अणु भार, विलायक का भार मतलब कैपिटल W, विलायक का अणु भार, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला अभी बताया था ना, C8H कितना, डबल से 2 ज़्यादा 18, है ना। विलायक का अणु भार 12 × 8
प्लस 18, ये अभी हमने निकाला ही था 114 ग्राम पर मोल। ठीक, अभी कह रहे हैं विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए, तो विलेय तो तुम्हें घोलना है, तो पता नहीं कितना घोलना है, तो विलायक का भार विलेय का भार पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, ग्राम्स में निकाल लें। अब वाष्प दाब घट के 80% रह जाए, है ना, मतलब पहले 100 था तो 80 होना चाहिए, 20 तो कम हो जाए, ठीक है। और विलेय का अणुभार तुम्हें दे रखा है, ठीक है, चलो विलेय का अणुभार स्मॉल m तुम्हें दे रखा है 40, ठीक है, चलो ये भी ओके। अब वाष्प दाब घट के 80% रह जाए तो माना विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। अब गलती से जल मत लिख देना, ऑक्टेन लिख रखा है उसने पहला शब्द, है ना, तो विलायक का वाष्प दाब P0 वो मैंने मान लिया 100। अब 80% रह जाए तो फिर विलयन का वाष्प दाब, तो खुद ही बोल रहे विलयन का वाष्प दाब इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला है तो तुम्हें याद है फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0, और स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m लगाते ही गलत क्यों, फॉर्मूला तो सही था, मैंने ही तो बताया था, लेकिन वो था जब विलयन तनु, है ना, थोड़ी बहुत कमी आती है, इतना घट के 80% तक हो जाए, ये बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये नहीं, ये तो बहुत सांद्र होगा तब पॉसिबल होगा, ऐसे होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, तो आप सिंपल राउल्स लॉ फॉर्मूला लगाओ, क्या था, x विलेय, और x विलेय मतलब तो विलेय के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो P0 100 माइनस 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू विलेय के मोल यानी विलेय का भार अपॉन अणुभार, तो विलेय का भार मैं x मान लेती हूँ, है ना, तो ठीक है x मान लो, भार अणुभार तो 40 है, अपॉन भार अणुभार तो 40 है, प्लस विलायक के मूल, तो विलेय का भार और अणुभार बराबर है 114 अपॉन 114। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 20 अपॉन 100, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 20 अपॉन 100 x अपॉन 40 और x अपॉन 40 प्लस 1, ठीक है, सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू आई थिंक यहाँ आंसर तुम्हें दे रखा है 10 ग्राम आएगी। अब तुम्हें लगेगी नहीं लंबा करवा दिया आपने, है ना, तो देखो इसका एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर ऐसे फंस जाओ ना 80% वगैरह और इस तरीके से फंस जाओ तो मेरे को रफ करने की जगह कमी मिली है, चलो ठीक है। देखो ये तो पता है P0 में यहाँ लिख देती हूँ, P0 कितना मान लूँ 100 और PS कितना मान लूँ, तो तुम कहोगे 80, ठीक है। राउल्स लॉ फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब विलयन तनु ना हो तो राउल्स लॉ लगाओ, है ना, तो तुमको फॉर्मूला लगा देता हूँ P0 माइनस PS अपॉन P0 नहीं करोगे PS करोगे, वो तब आता था फॉर्मूला जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, अगर डाइल्यूट ना हो तो आपका फॉर्मूला ये आएगा P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू आपका बैठ जाएगा स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। यहाँ से तुम आंसर निकाल दो, तुम्हारा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो P0 कितना 100 माइनस 80 अपॉन कितना लिख दूँ 80, स्मॉल w कितना था विलेय, अच्छा ज्ञात करना है, कैपिटल M 114, ये भी 114 और ये कितना है 40, ठीक है। तो ये 20 अपॉन 80 इक्वल्स टू W अपॉन 40, सही है। तो 40 दूना 80, ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना है, W आ गया 10 ग्राम, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखो,
जेई वगैरह में सॉल्व करवाते ना तो वहाँ हम डाइल्यूट मान के सॉल्व करते भी नहीं। नीट में अगर आपका सवाल फंसता है, जेई में फंसता है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। उसे थोड़ा ना बोला आपको विलियन डाइल्यूट है, तनु बोला ही नहीं है, तो आप तनु का फॉर्मूला क्यों लगाते हो? एनसीईआरटी में गिवन है, हमारे सारे क्वेश्चन तनु विलियन से ही होते हैं, बट यहाँ 80% बहुत ज़्यादा कमी है। कितना ज़्यादा घोला होगा विलय, तब 80% रह गया, 20% कमी आ गई, है ना। तो आपको सांद्र विलियन का लगाना है तो ये फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो जो पिछले बताया उससे भी, बट ये शॉर्टकट है, पर याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। 1.19 में आते हैं, देखो। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया और वाष्प दाब है 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। मतलब पहले विलय तो है अवाष्पशील विलय, तो पहले तो मेरे पास स्मॉल w है 30 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल W है 90 ग्राम, और जल में घोला मतलब अणुभार जल का कितना है 18, ठीक है। और वाष्प दाब घोलने के बाद है ना एक विलियन, ठीक है, तो ये विलियन का वाष्प दाब है, PS है 2.8 किलो पास्कल। ये केस 1 है मेरे पास। अब ये कह रहा है विलियन में 18 ग्राम जल और मिला दिया और नया वाष्प दाब इतना हो गया, मतलब केस 2 हो गया, ठीक है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m निकालो और जल का वाष्प दाब यानी कि P0 निकाल दो, ठीक है। फॉर्मूला तो मुझे याद है, अवाष्पशील विलय का P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल। हर बार नहीं डरना है ना, हर बार टेंशन नहीं है, ठीक है। वहाँ 80% वाला केस था इसलिए ऐसा टेंशन था, ठीक है। बस बाकी तो क्या ही दिक्कत है, सॉल्व कर लो। तो P0 कितना है, अच्छा फाइंड ही करना है। कम हो गया तो मेरे पास आई है ना, प्रेशर इतना है तो इतना टेंशन पालो मतलब 2.8, और वापस P0 स्मॉल w 30 कैपिटल M, स्मॉल w कैपिटल M 18, कैपिटल W 90, स्मॉल m। ये तो मेरा केस 1 बन गया। केस 2 बनाते हैं। केस 2 में क्या करना है, P0 तो फाइंड ही करना था, फिर कितना हो गया, नया वाष्प दाब कितना है 2.9, तो 2.8 की जगह 2.9, P0 फिर से रख लेती हूँ। स्मॉल w विलय कितना है, विलय तो है जितना ही 18 ग्राम पानी और मिलाया, मतलब सेकंड केस में कैपिटल W पानी पहले कितना था 90 ग्राम, बाद में 18 ग्राम पानी और जोड़ दिया, मतलब 90 और 18 108 ग्राम पानी हो गया। बाकी सारा डेटा सेम है, बात समझे ना भाई। ये चीज़ तो थी 30 ग्राम विलय लिया 90 ग्राम पानी में डाला, बाकी जो है वो है ही सही, वाष्प दाब इतना है। अब आपने कहा कि नहीं पानी 18 ग्राम और मिला दिया, मतलब 90 की जगह 108 कर दो, नया वाष्प दाब मैंने 2.9 कर दिया। अब ये तो 30 ग्राम ही रहेगा, अणु भार तो बदलने से रहा, और ये मेरे पास हो गया 108 और ये स्मॉल m। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो m तो गायब हो जाएगा, P0 एक बार गायब हो जाएगा, एक बार तो आ ही जाएगा, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड ही कर देती हूँ। देखो कर दिया क्या इसने, हाँ ये रहा, दिस अपॉन दिस कर दो, है ना। मैंने समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2 कर दिया, बोलो सही है ना। तो सेम डेटा तो काट दो पहले, 30 18 30 18 ये गया, पहला तीसरा कट जाएगा, तो पहला तीसरा यहाँ तो नहीं कटेगा तो दूसरा चौथा कटेगा, फिर ये पहला तीसरा कैंसिल, ठीक है, mm कैंसिल, बस ये आ गया। ओहो सॉल्व कर दिया ना, क्या माथा बची, ये लो, ठीक है। ये बना लोगे P0 माइनस 2.8 अपॉन P0 माइनस 2.8, 108 और 90, mm भी तो कैंसिल होना चाहिए, लो काट दो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास P0। अब कोई एक समीकरण में P0 का मान रख दो ना, तुम्हारे पास तो दो समीकरण है ना, कोई एक समीकरण में P0 का मान रख के स्मॉल m निकाल दो, अणु पर तो जो विलय घोला वही रहेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में P0 का मान रखने पर, ठीक है, बोलो तो क्या थी समीकरण 1, है ना। पहले तो P0 था, वाष्प दाब हमारा 2.8 था अपॉन P0 था, स्मॉल w 30 ग्राम पदार्थ घोला था, कैपिटल M पानी का अणु भार 18 था,
कैपिटल डब्ल्यू, पहले केस पे पानी 90 था, स्मॉल एम फाइंड करना है। पी नॉट हमारे पास आई गया पिछले केस में, कितना है 3.4 किलो पास्कल। ठीक है, तो 3.4 माइनस 2.8 अपॉन 3.4 इक्वल्स टू 3/6 है ना, इक्वल्स टू 6/m। ठीक है, तो 3.4 माइनस 2.8 कम कर दो भाई, 34 में से 28 कम करोगे तो 0.6 बना दो, 0.6 अपॉन 3.4, ये क्या हुआ 6/m, ये तो यूँ उड़ रहा है। ओहो, इतनी इजी कैलकुलेशन आ जाए फिर तो क्या ही चाहिए, टेंशन ही खत्म है ज़िंदगी की सारी। तो m बराबर 34, ठीक है, m इक्वल्स टू 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखने में क्वेश्चन लंबा था है ना, बट बन जाएगा, सिंपल ही है। क्लियर है, सेम फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है ना। आज मैं तुम्हें सॉल्व कराने में लगी हुई हूँ, ध्यान तुम्हारी तरफ देखो, एक्सप्लेन तो कुछ करना है नहीं, फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू बता दी, सॉल्व तो तुम खुद करोगे है ना, तो इसलिए फेस टू फेस बात कम कर पा रही हूँ। ठीक है, अगला सवाल, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1.20 क्वेश्चन नंबर 1.20, शक्कर के 5%, अब देखो 5% मतलब W/W, विलेय, अब यहाँ W में कंफ्यूज मत होना, ये है भार प्रतिशत, विलेय का भार बटा विलियन का भार, विलियन 100 ग्राम है ना, और विलेय का भार 5 ग्राम, जलीय विलियन है। ठीक है, का हिमांक 271 है, शुद्ध जल का हिमांक कितना है, ग्लूकोज के 5% जलीय विलियन के हिमांक की गणना करो। लेंदी है क्वेश्चन, सिंपल है। देखो एक केस तो है शुगर, फॉर्मूला है C12H22O11, और दूसरा केस है ग्लूकोज। ठीक है, पहले इनको अलग अलग करो, माता बच्ची नीचे है ना, C6H12O6, बातें ही खत्म करो। शुगर सॉल्यूशन बना रहे 5%, तो आपको पता है पानी जमाओगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एग्जैक्टली 273.15, लेकिन पानी में शुगर मिला के जमाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वो तो छोड़ो, मैं तो 5% ग्लूकोज मिला के जमा रहा हूँ, तुम बताओ कितना डाउन होगा। ठीक है, हमारा काम यही है सॉल्व करना, है ना। तो अब देखो डेटा रखो, 5% मतलब स्मॉल w, विलेय का भार 5 ग्राम। ठीक है, यहाँ मुझे विलायक का भार चाहिए, अब इसमें तुम कंफ्यूज मत होना है ना। विलायक का भार 95, मैं उसको भी कैपिटल W ही लिखती हूँ, क्योंकि अब क्या ही लिखूँ फिर, इसलिए विलायक का भार उसको भी हम कैपिटल W लिखते हैं, लेकिन वो 95 है, तुम्हें पता है, क्योंकि प्रतिशत मतलब पूरा तो 100 है ना, तो 5 ग्राम तो यही है, तो पानी तो 95 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी कितनी आई, तो भाई हमारा पानी कितने पे जमता है, हमारा पानी जमता है 273.15, आपने ये शुगर वुगर मिला लिया तो अब कितने पे जम रहा है 271 पे, तो 2 की कमी आ गई, 2.15 की कमी आ गई होगी है ना, 2.15 केल्विन डिग्री चाहे केल्विन, इसकी कमी आ गई, इतनी कमी है, कमी के पीछे डिग्री नहीं लगाते कुछ भी। ठीक है, अब ग्लूकोज की बात तो बाद में करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है। अच्छा, शुगर का अणु भार लिख दूँ, यही लिख दूँ, ये तो आता है ना बच्चे, C12H22O11, शुगर का अणु भार 12 × 12 प्लस 1 × 22, बोलो ये तो सब बच्चों को आना चाहिए, 1 × 22 प्लस 16 × 11, यहाँ दोनों चीज़ एग्जाम में करनी नहीं बैठना इसको, है ना। शुगर का अणु भार होता है 342 ग्राम पर मोल। अब देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 × KF × स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। आप कुछ मिलाओ, कितने में मिलाओ है ना, क्या चीज़ मिला रहे हो उसका अणु भार रखो, ये है हिमांक अवनमन कमी, तो कमी तो मुझे पता है 2.15 की है, इक्वल्स टू, यहाँ रख लेती हूँ, चलो डेल्टा TF कितना है, तो मैं कहूँगी कमी तो 2.15 की, इक्वल्स टू 1000 × KF × स्मॉल w 5 ग्राम, कैपिटल W 95 ग्राम और स्मॉल m 342। सॉल्व नहीं करना है, सोचना ही मत, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉल्व करने की खाली KF का मान चाहिए, क्योंकि वहाँ पे KF का मान नहीं है मेरे पास, है ना, नहीं तो हम इसको पूछते ही नहीं। ये 2.15 95 342 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 5000 लिख दूँ क्या,
बोलो कैलकुलेशन सही है ना हमारी, है ना। ये तो 5000 है, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 5000 नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। इसका मात्रक लिख लो किलो केल्विन मोल इनवर्स। सॉल्व मत करना, ठीक है। ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करो। आ जाओ भाई ग्लूकोज वाले केस में, ग्लूकोज का भार तो ये भी 5% है, मतलब स्मॉल w 5 ग्राम। यहाँ पे भी विलायक का भार हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल W है ना, तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट तुम्हारा 95 ही है। KF नहीं है मेरे पास, तो ठीक है ना। एक बार KF निकाल दिया ना पानी के लिए, जलीय विलयन है तो वो भी तो जलीय विलयन है, तो निश्चित विलायक के लिए KF का मान फिक्स होता है। पानी के लिए एक बार वैल्यू निकाल दी तो फिक्स है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे KF तो ये रहा, है ना। और क्या है, ग्लूकोज का अणुभार, अब याद होना चाहिए भाई। ग्लूकोज का अणुभार सबको पता है 180। एग्जाम में ग्लूकोज का अणुभार निकालोगे जितने में तो तुम्हारा पास वाला 2 क्वेश्चन और कर लेगा, टाइम लगेगा ना। 180 याद होना चाहिए, 342 इसका 180, ठीक है। एक्सप्लेन करो, एग्जामिनर को बताओ भाई मैंने ऐसे निकाला है, पर वहाँ फाइंड करने मत बैठो, सीधा आंसर लिख दो, ठीक है। अब मेरे को तो अपना फॉर्मूला यूज़ करना है वापस से, तो मैं कहूँगी देखो यहाँ मुझे डेल्टा TF पता नहीं, तो 1000 इंटू KF ये रखो, या मैं पहले फॉर्मूला लिख के दूँ तुम्हें, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल है, ठीक है। अब वैल्यू रखो, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF ये रहा भाई 2.15 इंटू 95 इंटू 342, स्मॉल w यहाँ पे 5 ग्राम है। अच्छा KF का मान खत्म कहाँ है, नीचे 5000 है ना, 5000। आपके पास कैपिटल W कितना है, आपके पास भी कैपिटल W 95 है, स्मॉल m कितना है 180। तो बोलो आधे डेटा तो हमारे कैंसिल ही हो रहे, तो काट दो, है ना। ये 1000 और 5 और ये 5000 गया, 95 चला गया, ठीक है। तो 342 इंटू 2.15 अगर यहाँ हो तो ये तो मिल रहा है तुम्हें 342 इंटू 2.15 अपॉन 180, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 180 का डबल 360 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा आंसर कितना आएगा भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, यहाँ तुम्हारा आंसर आएगा 4.08, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आएगा 4.08, कैलकुलेट आपको करना है। .08, ठीक है। अब इसने पूछा है जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात करो, मतलब मैं 5% ग्लूकोज मिला लूंगा ना, तो हिमांक कितने पे जमेगा। ये है हिमांक में आई कमी, कि भाई अगर पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो -4 पे जमेगा। आई बात समझ में। तो आपको विलयन का हिमांक निकालना है ना, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप इसको बताओ ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक, है ना। ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक कितना, तो भाई जल कितने पे जमता है, तो हमने लिखा 273.15, और अब आपके पास कमी कितनी आई, तो आपने लिखा 4.08, है ना। कमी कितनी आई हमारे पास, कमी आई 4.08, तो 4.08 की कमी आ गई, इसको माइनस कर दो, ये आपका आंसर। अब ये केल्विन, और आपको लगे तो माइनस करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमता है, अब 4.08 जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर जो है -4.08 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे बात समझ, 0 से -4.08 नीचे चला जाएगा, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 1.20 तक 20 सवाल हो गए, टोटल आई थिंक 40 के आसपास है। इनटेक्स्ट वगैरह करा रखे, जब मैंने आपको विलियन चैप्टर पढ़ाया था ना, तो बुक के एग्जाम्पल इनटेक्स्ट वगैरह ले रखे, तो एक बार उसमें देखना, आपने कमेंट किया था, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर लूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।